नमस्कार। विराट हिंदुस्तान संगम बिहार शाखा द्वारा आयोजित आज की इस 22वीं साप्ताहिक वेब मीटिंग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस मीटिंग का विषय है मिथिला की सांस्कृतिक परंपराएं एवं पर्यावरण। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच उपस्थित हैं ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर टुनटुन झा सर, फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी। अध्यक्षीय अभिभाषण इस कार्यक्रम में अध्यक्षीय अभिभाषण माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश्वर झा जी के द्वारा दिया जाएगा। संकाय अध्यक्ष व्याकरण एवं साहित्य संकाय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। इस कार्यक्रम में संयोजक वक्तव्य माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सादानंद चौधरी जी के द्वारा दिया जाएगा। विषय प्रवेश विराट हिंदुस्तान संगम के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय प्रोफेसर पारस राय जी के द्वारा किया जाएगा, जबकि विषय परिचय विराट हिंदुस्तान संगम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में धन्यवाद प्रस्ताव ऑनरेबल डॉक्टर पुरंजय कुमार सर देंगे, जबकि संचालन ऑनरेबल डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी करेंगे। मैं बिना समय गंवाए इस कार्यक्रम के संचालक महोदय से निवेदन करता हूं कि वो कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज विराट हिंदुस्तान संगम बिहार शाखा की 22वीं साप्ताहिक वेबिनार है। अब मैं सीधे विराट हिंदुस्तान संगम बिहार शाखा के अध्यक्ष भूतपूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर भूगोल विभाग पटना एन कॉलेज पटना के आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी को विषय परिचय के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी। उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत। आपने अपने मूल्यवान और व्यस्तम समय में से कुछ क्षण निकाल करके और विराट हिंदुस्तान के बिहार शाखा के इस 22वें वेब गोष्ठी में आने का कष्ट किया है। मैं आप सबों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, आप सबों का स्वागत करता हूं। एक संशोधन यहां अपेक्षित हो गया है, क्योंकि परिचय में थोड़ी सी गलती रह गई थी। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश्वर झा जी कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के व्याकरण और साहित्य संकाय के संकायाध्यक्ष हैं। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा न के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। तो इस भूल के लिए, चूक के लिए अध्यक्ष महोदय से मैं क्षमा याचना करता हूं। छोटी सी माफ करेंगे जी, धन्यवाद। और आप सबों को बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि इस कोरोना काल में लगभग 5.5 और चूंकि आज यह 22वां साप्ताहिक कार्यक्रम है, तो 5.5 महीने से लगातार हम लोग हर सप्ताह हर रविवार के दिन ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं और देश के विभिन्न भागों से, विभिन्न विश्वविद्यालयों से और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके और प्रासंगिक विषयों पर हम चर्चा करवाते हैं और काफी मिल रहा है। हम लोग का उत्साह बढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमारे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर झा अचल जी हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक जैसे हैं और सदा से एक छोटे भाई की तरह से इन्होंने मुझको स्नेह दिया है। तो यहाँ पर उनका मैं स्वागत करता हूँ। और आज के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश्वर झा जी
जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण और साहित्य संकाय के अध्यक्ष हैं और उस विश्वविद्यालय के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, ये संस्कृत व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान हैं और इन्होंने सहर्ष स्वीकृति दिया हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए, तो मैं इनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर शारदानंद चौधरी जी हमारे मित्र हैं, बचपन के साथी हैं और इन्होंने इस कार्यक्रम के संचालन के लिए, संयोजन के लिए स्वीकृति प्रदान किया। उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर पारस राय जी हैं, ये कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के भूगोल के पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष और उसी विश्वविद्यालय के DSW रह चुके हैं और इस कार्यक्रम प्रमुख स्तंभ हैं, हम लोगों के मित्र हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और इसी तरह से देव प्रकाश जी, ये गांधी के ऊपर एटलस बना रहे हैं, करीब 600 पेज का एक एटलस गांधी के ऊपर, गांधी वेन वेयर एंड भाट, और युवा भूगोल बेता है, उनका मैं स्वागत करता हूं। ये गया तीर्थ क्षेत्र के पुजारी माननीय शुभम गुर्दा जी और उनके भाई चंदन गुर्दा जी यहाँ पर है, उनका स्वागत करता हूं। और मिथिला विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष और हमारे पुराने मित्र डॉक्टर जयानंद जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। अंशुमान अंकित जी, वीरेंद्र कुमार जी जो इसका संचालन कर रहे हैं, पुरंजय कुमार जी, अंकित कुमार झा जी, लक्की राज, माधुरी शर्मा, मीना कुमारी, माननीय NK सिंह, मृत्युंजय भूषण, माननीय गोस्वामी जी, नीजू बाबा, ओमेगा अल्फा, परमीरा राय, राज राजीव, रामवतार बाबू, ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, रवि S तिवारी, रेखा कुमारी, ऋषित मिश्रा, रोहित कुमार, रुद्रा कुमार, रुपेश प्रजापति, ये बहुत तेजस्वी और क्रांतिकारी युवा साथी हैं, साहिल राजा, शिव कुमार, सरोज पांडे, सत्य प्रभाकर, सौरभ कुमार पाठक, शिवम पांडे, सुबधा कुमारी, सोनू कुमार सिंह और तृप्ति सिंह जैसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी संख्या बढ़ ही रही है, तेजी से संख्या बढ़ रही है। इन सबों का मैं स्वागत करता हूं और इन सबों के निरंतर सहयोग से और इनके स्नेह से, आशीर्वाद से आज हमारे कार्यक्रम का यह लगभग 5.5वां महीना पूरा हुआ। तो इन सबों का इतना अपार स्नेह और समर्थन मिला कि हम लोगों का हौसला अफजाई हुआ, अब हम लोग प्रोत्साहित हुए और इस कार्यक्रम को हम लोग निरंतर चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लंबे समय तक इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। यहाँ पर यह बताना आवश्यक लग रहा है कि यह जो संगठन है विराट हिंदुस्तान संगम, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक जाने माने व्यक्तित्व, भारतीय राजनीति के पुरोधा और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अर्थशास्त्री और प्रख्यात न्याय शास्त्री, और उनके नेतृत्व में इस संगठन का विस्तार पूरे विश्व में लगभग 140 देशों में हुआ है और 140 देशों में लगभग करोड़ों लोग इस कार्यक्रम में और इस अभियान में अपना योगदान करते हैं, इस कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करते हैं। भारत के भी अधिकांश राज्यों में इस संगठन का विस्तार हुआ है और बिहार प्रांत के कई जिलों में इसका व्यापक विस्तार हुआ है और बाकी जिले हैं उनमें भी इनका विस्तार होने वाला है। तो आज का जो विषय है मिथिला की सांस्कृतिक परंपराएं और पर्यावरण, इस विषय के मर्मज्ञ विद्वान और हमारे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर टुनटुन झा जी, जो एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स बिहार एंड झारखंड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स इंडिया के मंच पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और
ऐसे मूर्तिमान को अपने बीच पा करके और ऐसे महत्वपूर्ण विषय मिथिला की संस्कृति और मिथिला की सांस्कृतिक परंपराएं और उस मिथिला की गौरवशाली जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, उसमें पर्यावरण का क्या महत्व है और पर्यावरण के साथ उसका क्या रिश्ता है, इस पर आज हम लोग विस्तार से मिथिला के 3-4 मूर्धन्य विद्वानों के मुखारबिंदों से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, लाभान्वित होंगे। और समय की बहुत कमी है क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह एक्चुअल मीटिंग नहीं है, वर्चुअल मीटिंग है और 1.5 घंटा से ज्यादा यह चल नहीं पाता है। 1.5 घंटा के बाद कार्यक्रम खराब होने लगता है, इसलिए लिमिटेड समय में मात्र 1.5 घंटा में इस कार्यक्रम को पूरा करना है और इसलिए एक टाइम फ्रेम बनाया गया है और यह टाइम फ्रेम जो है शेड्यूल हमारे संचालक महोदय के हाथ में है। तो संचालक महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि उस टाइम फ्रेम को बहुत ही मुस्तैदी के साथ, पाबंदी के साथ उसको लागू करेंगे। बहुत धन्यवाद। अब संचालक महोदय आगे का कार्यक्रम संभाले। जी धन्यवाद, एक बार सब धन्यवाद, नमस्कार, स्वागत। धन्यवाद सर। अब मैं विराट हिंदुस्तान संगम बिहार शाखा के उपाध्यक्ष भूतपूर्व बीएसडब्ल्यू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के माननीय प्रोफेसर पारस राय जी को पेशा प्रवेश के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय प्रोफेसर पारस राय जी, ये अपनी बात को मात्र 5 मिनट में समाप्त करेंगे। माननीय प्रोफेसर पारस राय जी। परमादरणीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश्वर झा जी, समादरणीय ज्ञान निधि वक्ता टुनटुन झा जी, संयोजक शारदानंद जी और इस यज्ञ के यजमान डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी। विषय अत्यंत मधुर महत्वपूर्ण है और वक्ता भी महर्षि राजर्षि जनक की परंपरा के हैं। अब ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है इसमें दिनकर की एक पंक्ति हमको याद आती है, पहली आहूति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो, जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। पावक माने ज्ञान की अग्नि अगर जल जाए और इस ज्ञान यज्ञ को चलाने वाले को मैं और इस ज्ञान यज्ञ को चलाने वाले और इसमें सम्मिलित होने वालों को मैं अपनी प्रणति निवेदित करते हुए इस विषय पर यत्किंचित प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। मिथिला अत्यंत ही ज्ञानियों की भूमि है और पर्यावरण का सरोकार प्राचीन काल से मिथिला के साथ रहा है। मिथिला के लोग खान पान में, रहन सहन में और ये पशु पक्षी पेड़ पौधों के साथ तादात्म्य स्थापित करने में हमेशा से सजग रहे। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ हैं। हम तो मिथिला को जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण के माध्यम से, जहां वे फुलवारी का वर्णन करते, राजघरों का वर्णन किया है, राजमहलों का वर्णन किया है, लेकिन सबसे अधिक वर्णन उन्होंने फुलवारी का किया है। मिथिला की विदाई जो होती है, मिथिला की विदाई में सुख सारिका जानकी जो है, जानकी की सुख सारिकाएं उनसे जुड़ी हुई है। और जब ये हमारे सुरेश्वरानंद जी का जो नाम आ रहा है अध्यक्ष का, जब मंडन मिश्र को से मिलने जाते हैं शंकराचार्य जी, तो पटधारिणी कहती हैं कि जिनके दरवाजे पर वो ये सुख सारिकाएं ब्रह्म विषय बात करती हैं, वही पंडित मंडन मिश्र का घर है। इस उनको जानने की, उनको पूछने की क्या जरूरत है। अच्छा, ये मिथिला की पहचान में लोग कहते हैं कि पाग पान माछ मखान, यही मिथिला की पहचान। ये पाग भी, ये पान भी, ये माछ भी, ये मखान भी, ये सब प्रकृति के अवयव हैं। इसलिए मिथिला में प्रकृति का विमर्श अनादिकाल से चलता आ रहा है और यह विमर्श इतना मौजू है, यह विमर्श इतना सटीक है कि हर के मन में इसके बारे में सोचने समझने की ललक जगनी चाहिए।
ऐसे मिथिला के बारे में जो हमारे बाबा कहते हैं कि जनक सुता जग जन जान की अतिशय तेन करुणा निधान की ताकह पद कमल मनाओ जास कृपा निर्मल मति पाऊं। मति पाने के लिए भी हमारी मिथिलेश्वरी ही सहायिका है। और जो मिथिला पेंटिंग है उसके विविध आयाम है, मिथिला पेंटिंग है और मिथिला की बहुत सारी ये मिथिला के वस्त्र जो हैं ये सब उसके पर्यावरण के अंग हैं। सौभाग्य से पंचकोशी यानी मधुबनी में 15 दिन रहने का मौका मिला। बहुत समझ तो मैं नहीं सका, लेकिन जो कुछ सुनने में आया तो मिथिला की मर्यादा का एहसास उन दिनों हुआ और उसी एहसास को व्यक्त करते हुए बंदों परिजन सहित विदेहु जिन्हें रामपद गूढ़ स्नेहु, ये विदेह के परिजन जो है ये सारे मिथिलांचल के लोग हैं और उन सबों को प्रणाम करते हुए मैं महर्षि राजर्षि जनक की परंपरा के अपने टुनटुन झा जी अचल की वाणी में मिथिला के पर्यावरण, मिथिला की संस्कृति के बारे में सुनने के लिए मैं भी उत्सुक हूं और इन्हीं शब्दों के साथ ये न केवल वक्ता को, ज्ञानी श्रोताओं को भी अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए मैं टुनटुन झा जी से आग्रह करता हूं और सुरेश्वर झा जी से मैं मांगता हूं यदक्षरम पदभ्रष्टम क्षम्यताम परमेश्वरी। परमेश्वरी के वे प्रतिनिधि हैं, अगर कोई पदभ्रष्टता हो तो उसके वे क्षमा करेंगे, कारण कि व्याकरण के वे अधिक विद्वान हैं। इन शब्दों के साथ मेरा आग्रह है टुनटुन झा जी से कि वे विषय को व्याख्यायित करें। टुनटुन झा जी, माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विराट हिंदुस्तान संगम बिहार शाखा के 22वीं साप्ताहिक वेबिनार संयोजक परम आदरणीय डॉक्टर शारदानंदन चौधरी जी से मेरा सादर अनुरोध है कि वे संयोजक वक्तव्य के रूप में अपनी विचार भावना प्रकट करें। आदरणीय डॉक्टर शारदानंदन चौधरी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय सुरेश्वर बाबू, मुख्य वक्ता प्रोफेसर टुनटुन झा अचल जी, हमारे मित्र देवेंद्र जी, वीरेंद्र बाबू, पारस बाबू और श्रोतागण, मुझे खुशी हुई कम से कम आप लोग मिथिला के नगरी के विषय में इतने आत्मीयता के साथ आपने विषय चुना है जिससे सारा संसार इस संबंध में समझेगा। जो मिथिला की संस्कृति आज से नहीं वरन 5000 वर्ष से यह यहाँ पर धरोहर के रूप में अभी भी रखा हुआ है। मिथिला के इतिहास को अगर 3 वर्गों में, 3 काल खंडों में रखेंगे तब इसके विषय में जानकारी हासिल होगी। वो 3 बढ़ता है। प्राचीन काल, मिथिला के भाग में बांटेंगे प्राचीन काल, मध्ययुगीन काल और आधुनिक काल। प्राचीन युग काल के संबंध में हम याज्ञवल्क्य को याद करते हैं, जिसमें कि जनक ये समकालीन वो थे और उस समय में उन्होंने अपना विचार रखा था, जिसके संबंध में अभी भी उपनयन कर्म, विवाह कर्म और धर्म कर्म ये सब उन्हीं के देन है, जिसके परिणाम स्वरूप मिथिला में आचार, विचार और प्रकार सभी कुछ उसी पर आधारित है। मिथिला में सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे, हम जन्म से लेते हैं, मनुष्य का जन्म से शुरू होता है, यहाँ की संस्कृति शुरू हो जाती है और अंत तक चलते रहता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर जब जन्म होता है उस समय में भी वही चूड़ा कर्म होता है। उसके बाद उपनयन कर्म होता है, उसमें भी बड़ुआ जो होते हैं, जो बटुक होते हैं, वो धर्म के 4 दिन तक धर्म कर्म के कांड के साथ ही मनाते हैं। और जिस तरह से प्राचीन काल में धर्म परंपरा के साथ बन के तरह अपने गुरु और शिष्य के धर्म को निभाते हुए वो चौथा दिन निकाल कर तब काम करते थे, उसी तरह से फिर विवाह का पद्धत होती है, विवाह में उसी तरह से चलता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है विवाह में जब आप वेद उच्चारण और वेद कर्म के मुताबिक वह जब संस्कृति चलती है, तब आपको प्रकृति से जोड़ने की हम परंपरा जोड़ते हैं। उसमें 2 चीज होता है, आम और मोह, 2 चीज के उसमें गठबंधन करते हैं, तब शादी समझा जाता है शादी अब पूर्ण हो गया। यह परंपरा है पर्यावरण से रिलेटेड।
हम अगर बात करते हैं उपनयन कर्म में भी देखते हैं तो हम जाते हैं वृक्ष को साथ जाकर के वहां पर पूजा करते हैं और तब उनको बांस को हम काटते हैं या कुछ करते हैं, तब चलता है। तो सब हम पर्यावरण के आधार पर करते हैं। हमारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभी जो मिथिला पेंटिंग की बात आप पारस जी ने बात उठाई है, मिथिला पेंटिंग में सभी चीज हमारी संस्कृति की धरोहर है, सब मिथिला के संबंध में बताई गई है। तो वो 5000 से मध्य से लेकर के सभी गुण में दिया गया है। लेकिन चूंकि समय की अब बहुत कमी है, हमारे मित्र देवेंद्र जी ने कहा है जो 5 से 7 मिनट आपको हम वक्तव्य देने के लिए मौका देंगे, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे परम मित्र और हमारे अग्रज प्रोफेसर टुनटुन बाबू की वाणी से जो विचार आएगी उसको सुनने की, और सुरेश्वर बाबू की वाणी से जो विचार आएगी उसको सुनने से जो आनंद आएगा, वो हम जो कहेंगे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, चूंकि वो लोग ज्यादा विद्वान है हमसे उस मामले में। वैसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन वो लोग सटीक बोलेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं विराट हिंदुस्तान संगम बिहार शाखा के 22वीं साप्ताहिक वेबिनार के मुख्य वक्ता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के भूगोल विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जाने माने भूगोलवेत्ता, बिहार झारखंड ज्योग्राफर एसोसिएशन के भूतपूर्व चेयरमैन, परम आदरणीय प्रोफेसर टुनटुन झा जी का हार्दिक स्वागत करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा। आप एक भूगोलवेत्ता के साथ साथ संगीत प्रेमी भी हैं। आप मिथिला लेखक मंच के संरक्षक भी हैं। आप रेडियो दरभंगा से भी हमेशा जुड़े रहे हैं। आपकी संगीत के प्रति रुचि आपके व्यक्तित्व की एक विशिष्ट पहचान है। मैथिली में अनेक पुस्तक आपने प्रकाशित की हैं। आपकी एक पुस्तक रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग नॉर्थ बिहार शोधार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी रही है। आप मंच संचालक के भी महारथी रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो भूगोलवेत्ता के साथ साथ संगीत प्रेमी एवं मंच कला प्रेमी एक साथ जहां हो, वैसे महान विभूति आदरणीय प्रोफेसर टुनटुन प्रसाद जी का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि कभी आए मंच पे और अपनी वक्तव्य रखें और हम लोगों को यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सबों को लाभ पहुंचावें, मिथिला की संस्कृति के बारे में बतावें। आदरणीय प्रोफेसर टुनटुन झा जी। नमस्कार। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की अध्यक्षता वाले विराट हिंदुस्तान संगम के बिहार शाखा द्वारा आहूत की जाने वाली 22वीं संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रकांड वैयाकरणी साहित्य विद्वान डॉक्टर सुरेश्वर झा जी, हमारे बिहार शाखा के इसके संयोजक मेरे अनुज देवेंद्र बाबू, दरभंगा के हमारे अनुज डॉक्टर शारदानंद जी, पारस बाबू और संचालन साथ ही इस कार्यक्रम को देखने वाले, इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा हार्दिक अभिनंदन, हमारा हार्दिक स्वागत। मित्रों, बहुत ही अच्छा विषय का चयन किया गया है, मिथिला की सांस्कृतिक परंपराएं एवं पर्यावरण। मैं इसको 3 खंडों में रखकर, चूंकि समयाभाव भी है इसलिए मैं इसको 3 खंडों में रखकर थोड़ा थोड़ा सा अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं सबका नाम आप लोगों का नहीं ले पाया, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं बड़े मन से कहा करता हूं कि बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़। आप यही मानकर चले तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मैं सबसे पहले मिथिला प्रदेश जो है इसकी अहमियता क्यों है, विश्व में इसकी प्रतिष्ठा क्यों रही है, इस पर कुछ बोलकर और फिर मैं इसकी जो संस्कृति है उस पर बात करूंगा और फिर उस संस्कृति को पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करूंगा। हेलो 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 जी सर, आज आप जी बोलिए सर। जी जी आवाज आ रही है। अच्छा, ये मिथिला एक ऐसा प्रक्षेत्र है विश्व के अंतर्गत जिसकी अपनी अहमियत रही है विद्युता के कारण,
जिसकी अहमियत रही है अपने आचार व्यवहार के कारण, जिसकी अहमियत रही है अपने पौराणिक और कौलिक परंपरा के कारण, जिसकी अहमियत रही है यहाँ के पर्व त्योहार रीति रिवाज को पर्यावरण से जुड़े रहने के कारण, और इस कोविड-19 के महामारी के इस समय में अगर हमारे पूर्वजों और परंपराओं में जो दी गई सच्चे हैं, विचार हैं, अगर सिर्फ उसका कुछ अंश भी हम आत्मसात कर लें तो मैं समझता हूं कि कोविड-19 से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, और यह होता ही नहीं अगर हम उसका अनुपालन करते रहते। तो मिथिला आखिर है कहाँ? मिथिला की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मिथिला के विषय में थोड़ी सी जानकारी कम शब्दों में देना चाहता हूं कि विष्णु पुराण से लेकर भविष्य पुराण तक में और बृहद विष्णु पुराण में काफी चर्चा हुई है मिथिला के संबंध में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसके कई नाम हैं, जिसमें विदेह, त्रिभुक्ति और मिथिला, ये तीन नाम बहुत प्रसिद्ध है। निमे पुत्रस्तु तत्रैव मिथिल नाम महान सपूतः प्रथमे भुज बलैर्जेन तेरुहस्तस्य पार्श्वतः निर्मितं स्वीय नाम्ना च मिथिलापुरमुत्तमं पुरी जनन चाम शति जनकः सच कीर्तिता। यही है मिथिला, अर्थात निम के पुत्र मिथ के नाम के महान व्यक्ति हुए, जिन्होंने तिरहुत के बगल में सर्वप्रथम अपने बाहुबल से अपने ही नाम पर उत्तम मिथिलापुरी का निर्माण किया। वे पुरी निर्माण की क्षमता के कारण जनक कहलाए। लेकिन मिथिला क्षेत्र में प्राचीन समय से लेकर और अद्यतन परिवर्तन होते रहे हैं। जैसा कि शारदा जी ने कहा कि इसको तीन भाग में रखकर कहना ज्यादा उचित होता, लेकिन समयाभाव के कारण मैं उतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं हमारा है मिथिला परिक्षेत्र जो हमारा है, जो पहले एक देश की मान्यता थी, फिर प्रक्षेत्र के रूप में जिसकी मान्यता हुई, उसके मैथिल कवि चंदा झा ने बड़ा ही अच्छा कहा कि गंगा बहत जनिक दक्षिण दिश पूर्व कौश की धारा, पश्चिम बहत गंडकी उत्तर हिम्मत बल विस्तारा, कमला त्रिजुगा अमृता धेमुरा बागमती कृतसारा, मध्य बहती लक्ष्मणा प्रवृत्ति से मिथिला विद्यागार। यानी ये तीन ओर नदियों से और एक हिमालय, ये प्रकृति का अनुपम भेंट है हमारे लिए। और जहां एक से एक उद्भट विद्वान मिथिला की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने में अपना योगदान दिए हैं। मेरी एक कविता है, धन्य हमार मिथिला प्रदेश। मैंने उसमें लिखा है कि जनक जागवल गौतम कनाद मंडन अयाचिक अनुपम धाम, मैत्रेयी भामती आरती जानकी विदुषी ललाट प्रतिष्ठित नाम, सुमन मधुप चंद्रभान प्रदीपक काव्य गीत सतत गुणगान, यात्री दिनकर गंगानाथ अमरनाथ पुत्र बडौलन शान, कब को किल विद्यापति चाकर उगना बने ऐलाप महेश, धन्य हमारी मिथिला प्रदेश। तो एक से एक उद्भट विद्वान, एक से एक उद्भट कलाकार इस मिथिला में मिथिला की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिए हैं। ज्यादा गहराई में न जा करके अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि भूगोल के छात्र, इसलिए 25 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। लगभग 40,274 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और 5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी इस क्षेत्र में है। 1200 से ज्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। एक शायर ने कहा कि लोग इतने हैं कि कब्र में भी जगह नहीं मिलती, लोग इतने हैं कि कब्र में भी जगह नहीं मिलती, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर टकराता है। ऐसी भूमि है हमारी मिथिला, सघन जनसंख्या वाला प्रदेश। और इसकी एक अपनी अहमियत है। बहुत अच्छे ढंग से मगध विश्वविद्यालय का ही प्रोफेसर अली अबद ने लिखा है कि देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट मिथिला टू इंडियन सिविलाइजेशन इज कंसिडरेबली मोर रिमार्केबल देन दैट ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसकी एक अहमियत है। महाभारत के पश्चात मिथिला का विदेह राज अति उन्नतशील था। उग्रसेन, जनदेव, धर्मध्वज,
आज जनकों ने मिथिला को शक्तिशाली बनाया, प्रभावशाली बनाया, आगे बढ़ते गए। मौर्य युग के चतुर्थ शताब्दी पूर्व में कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था पूर्व की भांति थी, परंतु जिसके आधार में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, समाहित था। मिथिला के संबंध में मध्यकाल और आधुनिक काल, मध्यकाल में यह काफी प्रगति किया, खासकर जब उनवाड़ डायनेस्टी या कर्नाट राजाओं का आया। उस समय महाराज हर्षदेव जब आते हैं 6ठी शताब्दी में, उन्होंने एक कुलीन प्रथा, पंजी प्रथा का जन्म दिया, जो मिथिला की अस्मिता को विश्व में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलवाया। उनवाड़ वंश के लोग अवनव विद्यापति, वाचस्पति, पत्थर मिश्र एवं विद्यापति आदि विद्वानों ने अभट्ट संस्कृत एवं मैथिली में कई रचनाएं की हैं, जिससे मिथिला की महत्ता झलकती है। आधुनिक काल में आधुनिक सभ्यता के चकाचौंध में इतना अवश्य हुआ है कि अपसंस्कृत बढ़ा है। मिथिला की प्रतिष्ठा पूरी सी धूमिल हुई है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो कौलिक परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, हमारी संस्कृति है, वो अभी भी अक्षुण्ण है और उसको बचाकर मैथिलों ने रखा है। आंगन आंगन एतय गोसाउन विश्व रहे छत झोड़ी में, त्रिभुवनपति बान्हल छत एखनो प्रेमक पातर डोरी में, बम भोला के दर्शन हुए गीतक भास नचारी में, उत्पाती लक्ष्मी के मुल्लों कोठा और बखारी में, सेथिक मिथिला सेथिक मैथिल हम कहे सी जोरे स हयो, मिथिलावासी सुनो पिहानी हम कहे ची तोरे स। रविंद्र ने बड़ी अच्छी बात कही है। इसमें प्रकृति भी समावेश, प्राकृतिक रूपों का भी समावेश है। प्रत्येक अंगने में तुलसी का पौधा, प्रत्येक घर में गोसाउन की पूजा, शालिग्राम भगवान की पूजा तो ब्राह्मण में ज्यादा, लेकिन अन्य जितने भी हिंदू की जातियां हैं उस सब जातियों में सत्यनारायण भगवान की पूजा, और वो भी प्राकृतिक विधि विधान के साथ करने की परंपरा मिथिला की अस्मिता को बचाता है। अब प्रश्न उठता है दूसरा, ये सांस्कृतिक परंपराएं क्या है, संस्कृत क्या है? तो मेरे हिसाब से बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, समाज विज्ञान के लोगों ने दिया है या समाजशास्त्रियों ने भी दिया है, लेकिन धर्मशास्त्र में इसकी कई परिभाषाएं दी गई हैं। मेरे हिसाब से इसकी एक परिभाषा दी है कि the way we live, the conditions in which we live is the culture। वही संस्कृति है जिसमें हम लोग रहते हैं, और जिसको अपने हिसाब से जो उसकी बुराइयां हैं उसको त्यागने का प्रयास करते हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं उसको लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए संस्कृत शब्द की लोकप्रियता प्राचीन समय से रही है तथा संपूर्ण मानव अनुभव का यह सार है। मानव के प्रारंभ से लेकर अद्यतन उनके पारस्परिक निचोड़ संस्कृत में समाहित हैं। मिथिला के विद्वानों ने अपने शोध प्रबंधों, हस्तलिपियों, कलाकृतियों, संगीत आदि रूपों में यहाँ की संस्कृति को बचा के रखा है और विचारों के आदान प्रदान को महत्ता दिलवाई है। मिथिला की संस्कृति वैसे तो आर्य संस्कृत है ही, दूसरे प्रदेशों से थोड़ी सी भिन्न है। जब यहाँ आर्य आए तो उससे पहले यहाँ की जो आदिम आबादी थी, वो आदिम आबादियों के साथ कोल और निषाद ये भी लगे हुए थे, और इस सबका वहां पर प्रभाव पड़ा है। इनमें खासकर महादेव की पूजा करने की बात थी, जो आर्य के आने के बाद भी बरकरार रहे, क्योंकि शिव एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा सभी करते हैं और जिनकी पूजा में प्राकृतिक जो सामग्री है उसी का उपयोग होता है। मिट्टी का उपयोग होता है, बिलपत्र का उपयोग होता है, दुर्वादल का उपयोग होता है, ये सारी चीजों का उपयोग होता है। इसलिए वो परंपरा रही गई। एक मैथिल को देख आपको विश्वास जग जाएगा कि ये शक्ति का पुजारी है, क्योंकि जगत जननी मां जानकी की भूमि है मिथिला। विश्व में एक ही प्रदेश ऐसा है मिथिला जहां मिट्टी भी बेटी को पैदा करती है, जहां मिट्टी से प्राकट हुई जगत जननी जानकी सीता, जो विश्व में दूसरे कहीं जगह नहीं मिलती है। इसलिए जगत जननी जानकी की इस भूमि को जिसने स्पर्श कर लिया, जिसने छू लिया, जो यहाँ पर रह गया, जो इसके विषय में सोच लिया,
वह अपने आप को धन्य समझता है। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम, अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं तो उसमें जानकी की महती भूमिका रही है, ऐसा धर्मशास्त्र मानता है। तो ये संस्कृत कल्चर है, जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं और जिस प्रकार से हम लोग जी रहे हैं, वो सारी वस्तुएं इस संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। और मिथिला की संस्कृत के साथ ही विशेषता है कि संस्कृत से संस्कृत जन्मा। आदि भाषा हमारी संस्कृत, फिर बाद में उस संस्कृत में थोड़ा सा भट्ट, फिर उसके बाद हमारी अपनी भाषा मैथिली, जो बहुत ही स्वीट लैंग्वेज मानी जाती है। एक सूफी संत चला था भारत की भाषाओं का अध्ययन करने के लिए, और जब वह ब्रज में आता है तो फिर ब्रज भाषा को सुनकर वह लौट जाता है। उसे बहुत ही मिठास लगा, काश वो मिथिला आया होता और हमारी मैथिली भाषा को सुना होता तो वो कुछ और ही इसके विषय में सोचता। ये हमारी मिथिला की एक अस्मिता है, परंपरा है। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म कांड पर लोग विश्वास करते हैं, और बच्चे के जन्म से छठी, नाम संस्कार, मुंडन, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, मिथिलावासी पंचोपदेश, आप कह सकते हैं कि पांचों देवता के मानने वाले हैं, पंचदेव उपासक हैं, शिव, शक्ति, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा गणेश। और ये सांप्रदायिक अत्याचार यहाँ नहीं है, एक दूसरे से के प्रति सम्मान देते हैं, आस्था देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बच्चे के जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत जितनी भी क्रियाएं हैं, सब क्रियाओं में प्रकृति को ये छोड़ते नहीं, प्राकृतिक जो उपादान है उसी के अनुसार काम करते हैं। बच्चे का जन्म होता है और उस घर से माताएं नहीं निकलती हैं बच्चे को लेकर, इसलिए कि बाहर में जो कहीं प्रदूषण होगा तो बच्चे को न लग जाए, माताओं को न लग जाए। जहां तक नामकरण की बात है, मिथिला की संस्कृति को हम लोग रिवरडाइन कल्चर कहते हैं भूगोल में, नदीकृत सभ्यता यानी जलीकृत सभ्यता। सारी सभ्यताओं के जड़ में, सारे क्रियाकर्म के जड़ में जल कहीं न कहीं रूप है, कहीं न कहीं रूप में है। जल को लेते हैं ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा, जस बड़े पुंडरीकाक्ष मंत्र सूचि का को सूचि करते हैं। और जब जन्म समाप्त कर लेते हैं उसके बाद भी जल चंद्रामृत के रूप में समझिए, या उसके बाद ले लेते हैं। जहां पूजा प्रतिष्ठा होता है वहां चंद्रामृत के रूप में जल परोसा जाता है। तो जल ही संस्कृत है यहाँ। इसलिए यही कारण है कि बच्चे का नामकरण या जो रखा जाता है उसमें नदियों का नाम बहुत आप पाएंगे यहाँ, गंगा, जमुना, सरस्वती, कौशिकी, ये कमला, ये सारे नाम उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति से अपने को अलग करके यहाँ के लोग रखना चाहते हैं। जहां तक लोगों का आप चेहरा देखेंगे तो पता चल जाएगा, मैथिल का चेहरा देखेंगे तो पता चल जाएगा, मिट्टी से उद्पुंड करते हैं। ये मिट्टी जो ये वसुंधरा है, जो रत्न गर्भा है, जो फसलों को तो देती ही है, और जो खान खनिजों का घर है, और मिथिला में जो बेटी भी पैदा कर दी, जानकी जैसा बेटी, तो इस मिट्टी का बहुत महत्व है। इसीलिए मिट्टी से उत्पुंड करते हैं, भस्म से त्रिपुंड करते हैं जो शिव के भक्त का प्रतीक है, और रक्त चंदन अथवा चंदन से बिंदु और शक्ति का प्रसाद पाते हैं। इसलिए मिथिला में शक्ति का या शक्ति की पूजा की प्रधानता है। वेशभूषा का जहां तक सवाल है, पुरुष यहाँ धोती, कुर्ता, मिर्जई, माथे पर पाग डालते हैं, कांधे पर चादर रखते हैं, इसका भी यहाँ की प्रकृति से संबंध है। इसलिए कि जो जलवायु है यहाँ उपोष्ण जलवायु, इस जलवायु में न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा ठंडा, माथे पर पाग रखने से गर्मी के महीना में अतिताप स्त्री की रक्षा, और महिलाएं भी पल्लू माथे पर रखती हैं, इसलिए कि अगर अतिताप है तो माथा उनका सुरक्षित रहे। तो प्रकृति से हमारा जो वेशभूषा है, मिथिला के लोगों का वेशभूषा है, वह वैसे ही लगा हुआ है। पूजा पाठ, देवी भागवत को आधार मानकर लोग यहाँ पूजा पाठ की परंपरा रही है। भाषा हमारी मैथिली, इसका रुताक्षर और मिथिलाक्षर, जिसमें थोड़ा सा ह्रास अभी हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। आइए अब हम जरा सा इसकी मिथिला में विवाह पद्धति पर बात करें। मिथिला में पंजीकृत रूप ब्राह्मण और कायस्थ में विवाह होता है ताकि उसका वंश ठीक रहे, आगे भी चलता रहे, और कहीं से खून में मिलावट यानी उस रक्त जो है सो प्यूरिफाइड रहे। मर्दों प्रांत श्राद्ध कर्म, मातृ छाया, बाल श्राद्ध,
पिंडदान की प्रथा मिथिला में है और बाल कटवाने की प्रथा है। कोई भी अगर मरता है तो मिथिला के लोग बाल कटवाते हैं, इसलिए कि जब उसको श्मशान घाट ले जाते हैं और वहां जलाया जाता है तो उससे जो प्रदूषित वातावरण वहां का बनता है, तो वो बाल कटवाने से सर पर जो बाल उगे हैं उसको साफ करवाने से वह समाप्त हो जाता है। जब वहां से लोग आते हैं, बाल कटवाते हैं 3 दिन व 11वें दिन में, 10वें दिन में, लेकिन जब वहां से लोग आते हैं तो लौह को स्पर्श करते हैं, जल को स्पर्श करते हैं। यह परंपरा है। यानी अगर वो निगेटिव फोर्स काम करता है, अगर उसको लग गया है किसी न किसी रूप में, प्रदूषित हो गया है या वैसे कण लग गए हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जब दाह संस्कार करके लोग आते हैं तो लोह को छूते हैं, जल को छूते हैं और ये स्पर्श करने की परंपरा हमारे यहाँ है। जहां तक सांस्कृतिक उद्भव का प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्यों के आने से पूर्व यहाँ जंगल था, दलदल भाग था। जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा, आदिम जनजातियां थी, वो आदिम जनजातियां पीछे हटी, आर्यों ने इस पर आधिपत्य किया और धीरे धीरे अपनी संस्कृति को डेवलप किया। ईसा से 600 वर्ष पूर्व राजा जनक और याज्ञवल्क्य के समय संस्कृत अति उज्ज्वल था। अब अगर कनाद, जेमिनी, कपिल आदि जितने भी महर्षि हुए हैं, उन्होंने अपना दर्शन प्रतिपादित किया है। वेदकालीन समाज काफी प्रगतिशील था। हमारे यहाँ कुछ अरिपन देने की प्रथा, महिलाओं के द्वारा भित्र चित्र बनाने की प्रथा आदि, मिथिला चित्रकला का उद्भव, ये सब विकास हुआ है जो मिथिला की प्राचीन जो संस्कृति है, गौरवमयी परंपरा है, उसको बरकरार रखती है। आइए हम और कुछ विमर्श करें मिथिला की संस्कृति के विषय में और जिसको जोड़ने का प्रयास करें यहाँ पर्यावरण से। तो वैवाहिक सभा यहाँ पर सौराठ सभा मधुबनी में अभी भी है, लेकिन इससे पहले कई जगह लगता था। प्रतापपुर में था, वखराइन में था, सजुआर में था, बनगांव में था, मौला में था, फतेहपुर में था। यहाँ वैवाहिक सभा लगती थी, यहाँ लोग जाते थे, खास कन्या वाले जाते थे और बरपक्ष वाले का चयन होता था। धीरे धीरे जब विकृतता आई तो उसको लोगों ने समाप्त किया, लेकिन वह परंपरा इसलिए अच्छी थी, वो बहुतायत से मिल जाते हैं। महिलाएं भिन्न भिन्न रंगों से आकर्षक शैली में यहाँ मोनी बनाती हैं, पिटारी बनाती हैं, पोती बनाती हैं और सबसे विशेषता यह है कि रासायनिक रंग का प्रयोग नहीं होता, रंग का निर्माण भी वे स्वयं करती है। तो ये हमारे रीति रिवाज के साथ, हमारे संगीत के साथ, हमारे कला के साथ, हमारी भाषा के साथ, हमारी वैवाहिक परंपरा के साथ। और वैवाहिक परंपरा में सबसे पहले आम और मोह की पूजा की जाती है। कन्या को ले जाया जाता है और आम की पूजा इसलिए की जाती है कि आम एक रसदार फल है, आम एक ऐसा फल है जिससे यह आशीर्वाद दिया जाता है कि ऐसा ही परिवार भला पूरा आपका बना रहे। मऊ एक इमारती लकड़ी है, लेकिन वो फल भी देता है, तथा मऊ एक ऐसी लकड़ी है जिससे आने वाले कल में उसकी आय काफी होती है। तो यह आशीर्वाद के रूप में यह दिया जाता है, मऊ की पूजा की जाती है कि इसकी आयु लंबी हो, इसका सुहाग लंबा हो। ये परंपरा है प्रकृति से जोड़कर। हमारे यहाँ एक वट सावित्री की पूजा होती है, महिलाएं जाती हैं और बरगद के पेड़ के चारों ओर लपेटा देती हैं जनों का या तागे का और प्रणाम करती हैं और अपने अक्षुत सुहाग के लिए बरगद के पेड़ से वो प्रार्थना करती हैं। पीपल के पेड़ की पूजा यहाँ प्रधान है। पीपल को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं कि एक पीपल एक वर्ष में 6 लाख रुपये का ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए पीपल को यहाँ ब्रह्म के रूप में दे दिया गया है। कहने का अभिप्राय है कि जितने भी परंपराएं हमारी हैं, उन परंपराओं को अक्षुण्ण रूप से पालन करने के लिए धर्म के साथ जोड़ दिया गया है, ताकि लोग उसको भूले नहीं। अगर धर्म के साथ जुड़ा रहेगा तो लोग उस काम को करते रहेंगे, और अगर नहीं जुड़ा रहेगा तो हो सकता है भूल भी जाए। जहां तक खान पान का सवाल है, मिथिला की एक पहचान पग पग पोखर पान मखान, ये मिथिला की पहचान है। पग पग पोखर पान मखान। मिथिला में तालाब की भरमार है, नदियों 15 बड़ी नदियां हैं और सब मिलाकर छोटी बड़ी 60 नदियां हैं। इन नदियों में फ्रेश वाटर के रूप में मछलियां पैदा होती है, और अब तो वर्तमान में कल्चर फिशरी भी होने लगा है। जो तो फ्रेश वाटर और कल्चर फिशरी जहां अधिक होगा
नेचुरली वहां के लोग खाएंगे। इसलिए यहाँ ब्राह्मण भी मछली खाते हैं जो दूसरी जगह नहीं मिलता है, दूसरी जगह के ब्राह्मण मछली नहीं खाते। तो पान मखान, मखान मिथिला क्षेत्र का जो है वह विश्व में स्वादिष्ट रूप में ऐसा कहीं नहीं होता। वैसे मखान होता है कई जगह, चीन में भी होता है, अमेरिका में होता है, लेकिन वो जंगली मखान। मिथिला के मखान का यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के जल से एक अलग स्वाद पैदा होता है, और यही कारण है कि विश्व में मिथिला के मखान का मार्केट बढ़ता चला जा रहा है। पर्व त्योहार इसके जो है उससे भी कहीं न कहीं प्रकृति का समावेश है। जूड़ शीतल एक पर्व होता है। अब जूड़ शीतल पर्व की कुछ खासियत, यह प्रकृति के दिए हुए उपहार से ही बनाया जाता है, यानी नए फसल के समय होता है, और इसमें एक दूसरे पर मिट्टी डालने की प्रथा रही है। अभी आप मड थेरेपी बहुत चल रहा है, मिट्टी डालकर दवा मिट्टी डालकर थेरेपी की जाती है ताकि कई प्रकार की बीमारियां उससे दूर हो जाए। तो यह मिथिला बहुत पहले से इंगित किया गया है कि अगर ये मड थेरेपी करोगे या अगर कीचड़ और थाल से खेलोगे, शरीर में लपेटोगे, तो इससे शरीर आपका सबल और स्वस्थ होगा। यहाँ जूड़ शीतल में हम लोग, मिथिला के लोग, प्रत्येक वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं, कम अधिक, इसलिए कि इसके बाद गर्मी की ऋतु आती है, तो गर्मी की ऋतु आने के पहले जल दे दिया जाता है ताकि उसको, उसका पल्लव ठीक से रहे, पल्लवित हो, पुष्पित हो। तो चोटचंद्र की पूजा, छठ पूजा में सारे नियम पर नियम, 4 दिनों की पूजा होती है। सारा सामान जो प्रकृति का उपहार है वो दिया जाता है। गन्ना दिया जाता है, सुतनी एक होता है यहाँ पर, वो दिया जाता है, आदि दी जाती है, हल्दी दी जाती है, और यहाँ बहुत नियम निष्ठा से इसकी पूजा करते हैं। इस क्षेत्र के लोग उदीयमान सूर्य की पूजा तो करते हैं, लेकिन उससे पूर्व जो अवसान की ओर सूर्य जा रहे हैं उसकी भी पूजा करते हैं। कहने का मतलब कि ये दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, जाना तो सबको है, लेकिन सबके प्रति आदर भाव रखिए, चाहे वह अवसान की ओर जा रहा हो, चाहे उदीयमान की ओर जा रहा है। तो ये जूड़ शीतल हुआ, ये चोटचंद्र हुआ, ये छठ पूजा हुआ, ये सभी प्रकृति से हमारे जुड़े हुए हैं। एक होता है भ्रातृ, जिसमें भाई और बहन, बहनें जो है तो आशीर्वाद भाई से लेती हैं, और भाई भ्रातृ द्वितीया में बहनों को कुछ न कुछ उपहार देता है, ये परंपरा रही है। इस भ्रातृ द्वितीया में भी एक प्रथा है कि नया जो चूड़ा होता है, जिसको थैक्स राइस कहते हैं, उस चूड़ा में नया जो गुड़ होता है वो बहन डालती है भाई को, भाई के फफड़ा में, और भाई उसको ग्रहण करता है। ये परंपरा है, प्रकृति से वह भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई भी संस्कार यहाँ नहीं है जिसमें कि प्रकृति का या प्राकृतिक रूप का या प्राकृतिक सामग्री का या प्राकृतिक सामंजस्य का की गुंजाइश न होती हो। इसलिए एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बात को पहुंचा दूं कि ये रीति आस्क्यों का तनमर निशार करना, रोना सितम उठाना, फिर भी उसी से प्यार करना। संस्कृत और पर्यावरण का यही संबंध, ये दोनों अलग नहीं हो सकता। अगर पर्यावरण को शुद्ध रखना है तो प्राचीन जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको अपने पास रखना होगा, उसका पालन करना होगा। काश हम लोग उसका थोड़ा बहुत भी कर लेते पालन, तो ये आज जो दुर्दिन देख रहे हैं कोविड-19 के समय में, ये नहीं देखते। अतिथि देवो भव की परंपरा मिथिला की गौरवशाली परंपरा है। यहाँ जब कोई अतिथि दरवाजे पर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें जल दिया जाता है पांव धोने के लिए, और फिर वो मुंह कुल्ला वगैरह करके फिर एक गमछा दी जाती है जिससे अपना पोंछते हैं, या इसलिए दिया जाता है कि कहीं रास्ते में अगर उनको कोई दूषित कण अगर उनके पांव में लग गया हो, उनके हाथ में लग गया हो, तो उससे उनकी रक्षा हो जाए, इसलिए दी जाती है। हमारे यहाँ की महिलाएं माथे पर पल्लू तो रखती ही हैं, और अब तो नई महिलाएं नहीं, लेकिन बूढ़ी पुरानी अभी भी मुंह पर सारी रखकर तब बात करती हैं, इसलिए कि मुंह से कोई ऐसा जर्म बाहर ना निकल जाए। आज ये मास्क क्या है? आज मास्क यही चीज जिसमें मुंह ढक के हम लोग करते हैं ताकि कोई बाहर की जो कीटाणु है वह हमारे मुंह में प्रवेश न कर जाए, अथवा हमारे मुंह से कोई कीटाणु ऐसा न निकले जो वायु जहर की तरह काम करे और दूसरों को उससे नुकसान हो। तो मेरा ये कहना है कि जितनी भी परंपराएं हमारे हैं, चाहे वो मर्दों के साथ हो, चाहे वह औरतों के साथ हो, चाहे रीति रिवाज के साथ हो, चाहे धर्म के साथ हो, चाहे बच्चों के नामकरण के साथ हो, सारी प्रक्रियाएं, सारी व्यवस्था पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है। मैं जरा गृह निर्माण पर आप लोगों से बात करूं। अब पूरब से चलिए पूर्णिया और
किशनगंज से चलिए और आ जाइए यहाँ तक मोतिहारी तक, या जिसको पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण कहते हैं, और देखिए इसका रूफ कैसे बनता है घर का। एक तो पहले मटेरियल बनता था, जो घर बनता था वह यहीं के मटेरियल से बनता था, घास पात खर पतोही इससे बनता था। और वो भी अभी भी अगर नहीं बनता है तो पूरब की तरफ चले जाइए तो आपको मिलेगा। पहुंच रहे हैं तो उसमें इन सारी बातों को रखते हैं ध्यान में कि कहीं प्रकृति हम लोगों से विमुख न हो जाए, प्रकृति हम लोगों पर आक्रोशित न हो जाए। और यही कारण है कि प्रकृति हम लोगों से आक्रोशित हो रही है, प्रकृति को हम लोग छेड़ रहे हैं, इसलिए प्रदूषण का युग चल रहा है। मिथिला के लोग या मिथिला की परंपरा है, हमारी जो धर्म अनुष्ठान है, हमारी जो रीति रिवाज है, अगर उसके अनुसार हम लोग चलते तो निश्चित रूप से यह जो दुर्दिन आया है वो दुर्दिन हम लोगों को नहीं होता। तो मिथिला प्रकृति प्रेम की एक अनुपम मिसाल है। यह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, सभी जल थल वायु अग्नि और आकाश, जल थल वायु और अग्नि का आकाश, ये सभी जो पंच तत्व हैं वही मानव के जीवन का सार है। और इसको बचाने के लिए, सहेज के रखने के लिए मिथिला में प्राचीन समय से उपाय बताए गए हैं, उसको धर्म का रूप दिया गया है। और अगर उसको पालन करते रहे तो हम जो वर्तमान दुर्दिन है वह दुर्दिन नहीं देख पाते, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। सावन की कृष्ण की पक्ष की पश्चिमी तिथि से प्रारंभ होता है हमारे मधुश्रावणी पर, बहुत ही महिलाओं के लिए शुभ पर्व माना जाता है। लड़की को सुघर स्त्री बनाने में महती भूमिका इस पर्व की है। और खासियत है इस पर्व की कि सांप कीड़ा धरती आकाश जल नदी वृक्ष फल फूल जीव जंतु जितने भी अवयव हैं सभी धरती और आकाश के बीच में जो हैं सबकी इसमें आराधना की जाती है, सबकी इसमें पूजा की जाती है। तो यह दर्शाता है कि हम लोग कितना उससे जुड़े हुए हैं, हम लोग कितना प्रकृति से सामंजस्य रखते रहे हैं। तो चाहे जैसा मैंने कहा, एक बार संस्कृत में मैं अगर इसको कह दूं कि कोजागरा हो, भ्रातृतीया हो, सामा चकेबा हो, उत्थान एकादशी हो, छठ हो, जोड़ शीतल हो, तिला संक्रांति से मकर संक्रांति कहते हैं, नाग पंचमी हो, मधुश्रावणी की जिसमें शुरुआत होती है, चौड़चंद्र हो, द्वितीया हो, अनंत पूजा हो, वट सावित्री हो, दुर्गा पूजा हो, धनतेरस हो, दीपावली हो, होली हो, आदि पूजा, सब में प्रकृति से सामंजस्य रख करके ही हम लोग करते हैं। मिट्टी का हम लोग बनाते हैं मूर्ति और उसकी पूजा करते हैं जो यहाँ उपलब्ध है। मैंने पहले ही कहा कि मिट्टी तो यहाँ के अनुपम एक प्राकृतिक भेंट है, जिसने यहाँ की मिट्टी को छू लिया, शास्त्र कहा है कि वह धन्य हो गया। यहाँ हरे पेड़ को काटना पाप माना जाता है। आज से नहीं, प्राचीन समय से ही लोग पेड़ पौधों को देव स्वरूप मानते हैं। वर्तमान में भी महिलाओं द्वारा मिथिला पेंटिंग जागरूक करने की प्रथा या अभियान चल रही है। त्रिवेंद्रगंज की महिलाओं ने इसमें काफी आगे बढ़कर काम किया है, जो हम बता सकते हैं कि कल को पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा इसके संबंध में उनका अनुकूल संदेश है। जलंगी प्राणिनः प्राणः जलं तस्य जीवनम न जल बिना लोके सस्य बीजं जायते। जल के बिना तो जल ही जीवन है, ऐसा हम लोग कहते रहे हैं। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। नदी मातृ संस्कृत के रूप में हमारे यहाँ पहले से पूजित है। ऋग्वेद के आपो देवता सूक्त में जल को माता के संज्ञा दी गई है, क्योंकि जल से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है तथा इसी जल के प्राकृतिक संरक्षण, संवर्धन और नियंत्रण द्वारा पर्यावरण संतुलित रहता है। इसलिए मैंने कहा कि मिथिला की संस्कृति ही रिवराइन कल्चर है, नदीकृत सभ्यता है, जलकृत सभ्यता है। यहाँ तालाब बनाना, जलाशय बनाना, यहाँ कुआं खुदवाना, सबको धर्म से जोड़ दिया गया है। काफी पापी को उपताग्नि देवता योच नाचता अन्न प्रदान माता बुद्ध धर्म से अग्नि पुराण में है कि यहाँ पुराणों में जलाशयों के निर्माण तथा मरम्मत को अत्यंत ही पुण्यदायी समझा गया है। इसलिए अभी जब उपनयन संस्कार यहाँ होता है तो उससे पहले कुएं की पूजा करने की प्रथा यहाँ रही है। अब तो कुआं का भी लोप होता जा रहा है या भर दिया गया है,
लेकिन जो कुछ कुआं बचा हुआ है उसका यज्ञ किया जाता है, तालाब का यज्ञ किया जाता है। उस समय प्रार्थना की जाती है तालाब के समय में, वह वरुण देवता से कि हे वरुण देवता पानी पिए। और यह डाक का वचन, डाक और घघरी के वचन को लोगों ने अपने कंठ में समा लिया है, रख लिया है। और चैत से लेकर फिर फागुन तक प्रत्येक मास में कुछ न कुछ ऐसे जो डाक के द्वारा दिए गए वचन हैं जो मौसम को दर्शाते हैं। मैं एकाध मात्र उदाहरण के रूप में देना चाहता हूँ। चैत मास में नाम से आवाज नहीं आ रही। दीने बदरा रात निबद्दर बहु पुरबैया हब्बर हब्बर कहे डाक बिया तो धान खेत में रिबुआ। यानी वर्षा उस समय नहीं होगी। बादर जो बैसाख में देख पर पचरंग अथवा मेगा वर्ष ही संकय बिजली संग तो चौमासा वर्ष ही मेघ मही पर जान सौन में उपजय घना नाज अनेक विधान। वर्षा निश्चित रूप से होगी। ऐसे ही एक मात्र जैनपुर या उदाहरण के रूप में मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत लंबा है, उतना कह नहीं सकता, समय का अभाव है। इसलिए आषाढ़ माह से आधे अधियारी जो निकले चंदा जलधारी चंदा निकले बादरपुर 3.5 मास वर्षा का जोग। अब बताइए कि मौसम वैज्ञानिक जो वर्तमान में हैं, जो आधुनिक उपकरणों से लैस हैं, वो भी मुश्किल से 24 घंटे 48 घंटे पूर्व भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो मौसम वैज्ञानिक किसान, यहाँ के लोग डाक घाघ और डकरी के वचन को कंठायत करके रखे हुए हैं। तो कहते हैं सावन में सावन मास बहे भैया बरदा की न बेचा गैया। कहते हैं कि सावन में अगर पूर्वा बह जाए तो बरदा की न गैया। बरद को बेच लो, बैल को बेच लो और गाय को खरीद लो ताकि दूध होगा तो उससे तुम्हारा गुजर चलेगा। ऐसा ही भादो मास, अघन मास, पूष मास, माघ मास के विषय में उदाहरण मैं कर देना चाहता हूँ। माघ सप्तमी में बिजू दमकन, माघ अंधेरी सप्तमी में बिजू दमकन मास 4 वर्षे मही। पानी और जमीन तीनों को सुरक्षित रहकर ही भोजन का समुचित निर्माण किया जा सकता है। भोजन की समस्या, खाद्य सामग्री हल की जा सकती है। मानव की 3 प्राथमिक आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास, ये तीनों मिथिला में प्राकृतिक सामंजस्य स्थापित करके चल प्रथा रही है। और अभी भी कहा जाता है कि प्रकृति से सामंजस्य करके ही हमारी संस्कृति फली है, हमारी संस्कृति बढ़ी है, हमारी संस्कृति अपनी विशिष्ट रूप लेकर के विश्व में एक अलग अस्तित्व बनाकर रखी है। इसलिए मिथिला अपने आप को बहुत ही गौरवशाली मानता है। इतना अवश्य है कि वर्तमान आधुनिक युग में मिथिला के भी विभिन्न क्षेत्र में, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, सांस्कृतिक व्यवस्था हो, चाहे मिथिला की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, सब में परिवर्तन हुआ है। पहले की बात नहीं रही। पहले जब टोल विद्यालय चलता था, गुरुजी शिक्षा का दान करते थे तो शिक्षार्थी गुरुजी का चरण स्पर्श करते थे, गुरुजी की सेवा करते थे, भिक्षाटन करके लाते थे, गुरुजी को खिलाते थे और गुरुजी को सांसारिक ज्ञान दिया करते थे, कैसे उनका जीवन चलेगा। और इतना ही नहीं, उपनयन संस्कार के बाद जो गुरु आश्रम में भेजा जाता था तो गुरुजी उनसे सब प्रकार का काम करवाते थे। निकोनी का भी काम करवाते थे, साफ सफाई का भी काम करवाते थे, जल की सफाई भी करवाते थे, मिट्टी को खोदने का भी काम करवाते थे, ताकि सबल रूप में सक्षम हो पाए हमारे शिशु परंपरा थी। लेकिन जब हमारा मिथिला भी अंग्रेज शासक के चंगुल में फंस गया तो यहाँ की संस्कृति को चौपट करने के लिए अंग्रेजों ने टोल्स विद्यालय को समाप्त कर दिया, संस्कृत विद्यालय को समाप्त कर दिया और मैकाले को जो नई शिक्षा पद्धति उसको लागू कर दी। नतीजतन क्लर्क लोग ज्यादा पैदा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के वेबिनार के अध्यक्ष महोदय जो स्नातकोत्तर व्याकरण एवं साहित्य विभाग आमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय दरभंगा, डीन ऑफ फैकल्टी व्याकरण एवं साहित्य विभाग, भूतपूर्व कुल सचिव, भूतपूर्व कुल विकास पदाधिकारी जैसे पदों को सुशोभित किया है। आपने 30 से भी अधिक सेमिनार में प्रतिभागी, संयोजक एवं अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। खासकर 2015 ईस्वी में
अपने विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के आयोजक का कार्य भी किया है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1976 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय वाक् प्रतियोगिता में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 2000 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व संस्कृत सम्मेलन में भाग लेने के बाद भ्रष्टाचार समस्या संस्कृतम च विषय पर समर्पित शोध पत्र के लिए आप पुरस्कृत किए गए हैं। 2019 ईस्वी में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक चुनकर सम्मानित भी किया गया है। आपकी कई पुस्तकें जैसे अष्टाध्यायी सूत्रार्थ प्रकाशिका, मध्य सिद्धांत कौमुदी, अतिदेश समीक्षा, मैथिल सदाचार पद्धति एवं अनमोल वचन आदि बहुत ही प्रमुख हैं। आपने 40 से भी अधिक शोध पत्र प्रकाशित किया है। आपने विश्वविद्यालय के अलावा राजभवन पटना, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अनेक शास्त्रार्थ कार्यक्रम में भाग लेने का जिन्हें अनुभव प्राप्त है, वैसे अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय प्रोफेसर सुरेश्वर झा जी को अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर सुरेश्वर झा जी। आज के विराट हिंदुस्तान संगम के 22वें वेब मीटिंग में अध्यक्षता करने का अवसर पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सबसे पहले इस अवसर पर तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को, जिन्होंने इस तरह की स्थापना की। और उससे भी धन्यवाद के पात्र तो हमारे हैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद संघ सिंह जी, जो विराट हिंदुस्तान संगम बिहार शाखा की अध्यक्षता निर्वहन कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा विषय चुना, जो कि मिथिला की सांस्कृतिक परंपराएं एवं सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यावरण। इसमें भाग लेने वाले हम समझते हैं लगभग 50 से अधिक प्रतिभागी, संयोजक, मुख्य वक्ता आदि के रूप में है। उसमें सबसे अहम भूमिका है हमारे वीरेंद्र बाबू की, जिन्होंने संचालन भी कर रहे हैं। हमारे पारस राय जी हैं, जिन्होंने विषय प्रवर्तन किया है। हमारे आदरणीय श्रीमान टुनटुन झा जी हैं, जिन्होंने मुख्य वक्ता की भूमिका निभाई है। इन सबों ने मिथिला की संस्कृति के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। इसमें खास करके तो हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर टुनटुन झा जी ने तो इतना विस्तार से कहा है जो कुछ कहने के लिए शेष नहीं रह जाता है। फिर भी यह विषय है और मैं संस्कृत का स्कॉलर हूँ। संस्कृत के साथ साथ व्याकरण में मेरा प्रवेश है। मैंने भी बहुत शास्त्रों ग्रंथों को देखा है, इसलिए कुछ कह देना अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम जो है वह राष्ट्र को या संपूर्ण विश्व को एक दिशा निर्देश देता है। क्योंकि होता है क्या है कि हमारे यहाँ, हमारे राष्ट्र में, हमारे विश्व में बहुत शक्ति निहित है, छिपी हुई है। वह सब शक्ति जागृत होती है इस तरह के सेमिनार से। आजकल हम वेबिनार कहते हैं वेबगोष्ठी से, लेकिन इस तरह के वेबगोष्ठी से, जैसे कि हाल ही में एक हमारे अपने परिवार में ही कुछ कार्यक्रम हो गए थे, उसमें श्राद्ध प्रकरण में एक आप लोग भी सुनते हुए आज के बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, जो दशव्याधा से सप्तव्याधा दशारण्य को विरा कालम जरे गिरो। ये पंडित ने पूछा कि कहाँ का है, क्या है। वास्तव में हमने भी इस दृष्टि से उसको देखा नहीं था। जब दरभंगा आया तो उस पर हमने रिसर्च शुरू किया, तो रिसर्च में पाया गया कि यह क्या है। यह एक शक्ति को स्मारित करने वाला एक मंत्र है, जो कि हमारे जो पूर्वज है या जो कि हमारे जो कर्ता है या समाज के लोग जो वहां बैठे हैं, इस मंत्र के द्वारा उसमें नहीं शक्ति जागृत हुई। जैसे हनुमान जी में भी बहुत शक्ति थी, लेकिन वह शक्ति कब जागृत हुई? जब जामवंत ने उस शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। हमारे शिष्य में भी बहुत शक्ति होती है, बहुत प्रतिभा छिपी होती है। हम शिक्षक उनकी शक्ति को जागृत करते हैं। उसी तरह समाज में जो शक्ति निहित है, सांस्कृतिक शक्ति निहित है, सामाजिक शक्ति निहित है, उन सब शक्तियों को जागृत करने का यह एक बहुत बड़ा साधन है। इन संगोष्ठियों से हम लोग अभी 50 आदमी है, लेकिन 50 आदमी नहीं है।
इन 50 आदमी के माध्यम से, 50 प्रतिभागियों के माध्यम से यह बातें 50,000 50 लाख लोगों तक बात फैलेंगी, यहाँ जो कुछ बातें होंगी। तो सबसे पहले तुम लोगों को समझना होगा कि मिथिला क्या है। मिथिला का तो मत यही है, कहा जाता है कि मिथिलाया धर्मस्य निर्णयो गेय मिथिलाया व्यवहार। धर्म का निर्णय यदि समझना हो, क्या धर्म मतलब क्या, कर्तव्य का बोध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मिथिला की विरासतों को पकड़िए। हमारे मिथिला की विरासत में जैसे राजा विदेह थे, जनक थे, तो जनक के बारे में गीता में भगवान स्वयं ने कहा है, कर्मणे भी संसिद्धि नास्ता जनका दिया। कर्म के बल से ही जनक आदि ने सिद्धि को प्राप्त की, परम गति को प्राप्त की। इसका मतलब क्या हुआ, जो कि यहाँ जो संस्कृति रहे, कर्म की संस्कृति रही है। संस्कृति पहले कहते हैं किस, संस्कृति कहते हैं भावना को, विचार को। हमारी जो आंतरिक भावनाएं हैं, हमारे जो आंतरिक विचार हैं, उसी को हम लोग संस्कृति कहते हैं। और जैसा हमारा भाव रहेगा, जैसी हमारी भावना रहेगी, हमारा एक्शन, हमारी क्रियाएं भी उसी तरह की होंगी। तो पूरा का पूरा समाज निर्भर करता है संस्कृति पर। उस हमारी आवाज आ रही है ना? जी जी जी। तो पूरा समाज का जितना भी ढांचा है, वह संपूर्ण ढांचा निर्भर करता है संस्कृति पर। जहाँ की जैसी संस्कृति रहेगी, उसी तरह का वहां का समाज होगा। तो यहाँ सांस्कृतिक विरासत जो मिथिला की जो है, वह उसको हम जब देखते हैं तो पहले तो सबसे पहले हम सांस्कृतिक विरासत को, संस्कृति को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक वैश्विक संस्कृति, एक जो है सो राष्ट्रीय संस्कृति, एक पारिवारिक और वैयक्तिक संस्कृति। वैश्विक संस्कृति तो उसको कहेंगे कि जिस विषय को लेकर संपूर्ण विश्व एक भावना के हो, एक भावना जो है वह वैश्विक संस्कृति है। राष्ट्र के, क्योंकि विश्व में भी तो अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोली है, अनेक रहन सहन है, उनमें जो एक राष्ट्र की जो एक बातें हैं, एक भावना है, उसको राष्ट्रीय संस्कृति कहेंगे। उसके बाद राष्ट्र के अंतर्गत भी परिवार होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो उनकी जो अपने पारिवारिक और वैयक्तिक जो विचार है, वह पारिवारिक या वैयक्तिक विचार कहलाएगा। तो कुछ विचार तो ऐसे होते हैं कि संपूर्ण विश्व उस मामले पर एक हो जाते हैं, जैसे किसी देश को दूसरा देश प्रभावित नहीं करे, उस पर आक्रमण नहीं करे। यह जो है, ये इस तरह का जो विचार है, इस तरह की भावना जो है वैश्विक संस्कृति है। एक राष्ट्र में, जो कि सब एक राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, सब मिलजुल के रहे हैं, यह जो है सो एक राष्ट्रीय संस्कृति है। तो परिवार में और समाज में देखते हैं जो कि सब एक दूसरे का पूरक बना रहे। इस तरह की संस्कृति जो है वह हम लोगों के पारिवारिक, वैयक्तिक या सामाजिक संस्कृति है। तो हमारे यहाँ देखते हैं मिथिला में जो संस्कृति है, उसको, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, वह 3 रूपों में उसमें भी देखते हैं। एक होता है कि जो, एक तो है जो कि ग्रंथ के रूप में, हमारे यहाँ बहुत तरह के धर्मशास्त्र ग्रंथ है, सदाचार पद्धति है, वर्ष कृत्य है, उनमें इन सब बातों का उल्लेख रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यह सांस्कृतिक विरासत है। दूसरी होती है जो कि लोगों के हृदय में भी वह सांस्कृतिक विरासत निहित है, जैसे किसी की भलाई करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए, किसी की जमीन हड़पनी नहीं चाहिए। यह सब जो है जो वैयक्तिक संस्कृति है। और उसी तरह जो है सो एक होता है जो कि मूर्त रूप में विरासत है, हम लोगों के पास सांस्कृतिक विरासत है। कोई हम मंदिर देखते हैं, तो मंदिर में तो वास्तव में कोई जीवित वस्तु नहीं है, वहां तो एक पिंड हम देखते हैं, मिट्टी की पिंड देखते हैं, या कहीं पर मूर्ति देखते हैं, लेकिन वह वास्तव में कुछ कर रहा है। वहां जो पिंड रखी हुई है उसमें वह भी बोल रही है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। वह भी क्या है, एक सामाजिक एकता के लिए। तो हम लोगों की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको जो है हम 3 भाग में बांट सकते हैं। एक तो पुस्तक के रूप में है, जो जैसे कि हम लोगों के धर्मशास्त्री निबंध है, सदाचार पद्धतियां हैं। उसके बाद जाके बहुत कुछ काव्य हैं, कुछ उपन्यास हैं। उस रूप में हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है मिथिला में भी संरक्षित है। दूसरा है क्या कहेंगे गीत में,
दूसरी है जो कि भावनात्मक विचार, जो कि हम लोग आपस में सब एक मिलजुल के रहें, किसी का कोई हरण नहीं करें। यह जो सांस्कृतिक विचार, जो व्यक्ति विचार जो है वह भी एक हम लोगों को विरासत में मिला है। और तीसरा है जो कि जो पूजा स्थल है, कहीं पर जो है सो पीपल की पूजा के लिए उसमें हम करने के लिए जाते हैं, बड़ की पूजा करते हैं, नदी है, पोखर है, यह सब जो है सो एक मूर्त विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है। इन विरासतों का फल किस पर पड़ता है? पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ सामान्यतः लोग समझते हैं वातावरण, लेकिन मेरी दृष्टि में पर्यावरण का अर्थ केवल वातावरण ही नहीं होता है। पर्यावरण संपूर्ण सामाजिक परिवेश को हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे हमारे समाज में जो एक नागरिक है, एक व्यक्ति है, वह भी पर्यावरण का अंग है। हम लोगों का जो है तो परस्पर आदान प्रदान जो है वह भी पर्यावरण का अंग होता है। हम लोगों का जो आपस में जो सद्भाव है वह भी एक पर्यावरण का अंग आ जाता है, क्योंकि उससे वह प्रभावित होता है। मान लीजिए हम खूब पूजा पाठ करते हैं, यदि कहीं पे हम पर आक्रमण हो जाए, हमारी जमीन को कोई हड़प ले, तो वह सब चौपट हो जाएगा। तो पर्यावरण का मतलब कि समाज में जिससे आवृत हो लोग, हम लोगों से आवृत रहते हैं, पशु पक्षी से आवृत रहते हैं, पेड़ पौधों से आवृत रहते हैं, जलवायु से आवृत रहते हैं, तो वह हमारा किसी तरह से प्रदूषित नहीं हो, लोगों के भाव विकृत नहीं हो, यही तो पर्यावरण है। और सांस्कृतिक विरासत हमारे यहाँ जो है उसका फल यह मिलता है, यह है जो कि हमारी मिथिला में कभी भी उस तरह का कभी आक्रमण कभी नहीं हुआ। यहाँ मिथिला की सांस्कृतिक विरासत अभी भी सुरक्षित है। यहाँ इतने बौद्ध आए, इतने मुस्लिम धर्म आए, वहां की भी अपनी पूजा उनको छूट मिली, लेकिन वह उसकी स्थापना यहाँ नहीं हो सकती। आज से 5 लाख वर्ष पहले जिस तरह से सुजाई कुंड देवता की पूजा हम लोग करते थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, सुजादी नवग्रह की पूजा करते थे, इंद्राज दशपाल की पूजा करते थे, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे, दिवाली मनाते थे, होली मनाते थे, वही सभी अभी बरकरार है। यह सब किसका फल है? सांस्कृतिक विरासत से। उसके कारण हमारे मिथिला का पर्यावरण में परिवेश भी हम समझते हैं विश्व में सबसे सुंदर परिवेश है। यहाँ आप परस्पर बहुत कम कभी कभार ऐसा होता होगा जो कि परस्पर आपस में लोगों में कलह होता हो, कोई दंगा होता हो, दंगा भी होने का अवसर भी आता है तो लोग आपस में मिलजुल के इस तरह से उसको शांत कर देते हैं कि आगे उसको बढ़ने ही नहीं देते। यही तो पर्यावरण है। तो मिथिला की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका असर यहाँ के पर्यावरण पर इतना है जो कि लोग यहाँ पर सुखी हैं, सुरक्षित है। बहुत धनी मानी यहाँ लोग नहीं है, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग नहीं है, उद्योगपति मिथिला में नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ ज्ञान का धरोहर यहाँ पर है। हमारे यहाँ जो समाज में देखते हैं जो जमीन के लिए कलह नहीं होता है, और सबका एक ही, आप देखिएगा गांव में से आप जुड़े होइएगा तो जमीन में कलह क्या होता है? तो ना समझी के कारण लोगों को यह पता ही नहीं रहता है जो कि हमारी जमीन कहाँ तक है, नहीं है। जब इस तरह का सब कहना एक ही रहता है, जब हम किसी की जमीन एक थोड़ा भी नहीं हड़प सकते हैं। यह भावना जो है यहाँ की मिथिला की सांस्कृतिक विरासत है। और देखते हैं जो कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो आपस में लोग मिलजुल के उसको निर्णय कर लेते हैं, अमीन को बुलाते हैं, उससे परीक्षा लेते हैं। हम लोग गाछ को देखते हैं, तुलसी पौधा को देखते हैं तो आंगन में रखते हैं, उसमें झाड़ू नहीं लगना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं फैलना चाहिए। हम लोग पोखर में जाते हैं तो कहते हैं उसमें पोखर में खुला मत फेंकिए। यह भी क्या है? तो जल के प्रति, उसके बाद वनस्पति के प्रति, सामान्य जन के, क्योंकि मनुष्य भी जो है वह एक प्रकृति ही है, मनुष्य भी प्रकृति से अलग नहीं है। जैसे प्रकृति में देखते हैं पेड़ पौधों का जन्म होता है फिर एक दिन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी वही है, वह भी प्रकृति और पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। उसमें परस्पर सद्भावना हो, उसमें परस्पर कलह नहीं हो। जिस परिवेश से हम लोग घिरे हुए हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। वो पर्यावरण हमारा शुद्ध हो, इसमें हमारे मिथिला की सांस्कृतिक भूमिका बहुत अधिक रही है। इसलिए हम लोग कहते हैं मातृदेवो भव, जैसे पारिवारिक संस्कृति है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वैयक्तिक संस्कृति यह भी है, आत्मनः प्रतिकूलानि
परेशान न समाचरित, जो अपने को खराब लगे वैसा व्यवहार दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। भूमि हरण के बारे में हम लोगों का स्कंद पुराण में जो कहा गया है, पहले यहाँ पर मिथिला में स्कंद पुराण का जो है सुकाशी खंड का श्रवण होता था, तो उसी में एक श्लोक है, जो स्वदत्तांग परदत्तांग वा जो वे हरते भूमि महीन खष्टी वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। अर्थात अपनी या दूसरी की जमीन, अपनी दी हुई या दूसरी जमीन की दी हुई जमीन को जो हरण करता है वो 1000 वर्ष 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा के रूप में जन्म लेता है। यह सबों की भावना ये रहती है कि इनकी जमीन भी हम किसी की नहीं हटती। यह सब यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है। उसी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो समय समय पर जो है शुद्ध अपने गांव में भगवान पूजा करते हैं, सप्ताह भागवत करते हैं, नवा भागवत करते हैं। उनमें सांस्कृतिक बातें जो हैं उन सब का प्रचार प्रसार होता है। जहाँ कहीं भी भागवत कथा होती है, देवी भागवत कथा होती है, तो अकेले परिवार के लोग नहीं करते हैं, उसमें सर कुटुंब भी होता है, पूरा समाज का के लोगों को भी हकार दिया जाता है, जो कि वो आते हैं, उपस्थित होते हैं, वो भी सुनते हैं। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है सुरक्षित है। हम लोग मिथिला पेंटिंग के रूप में सांस्कृतिक विरासत को रखते हैं, तो उसमें रामचंद्र जी का जो है सो लक्ष्मण जी का चित्र बनाते हैं, राम सीता विवाह का चित्र दिखलाते हैं, बामन वो बलि ने जो दिया था ये दान, उसका चित्र हम लोग उठेरते हैं। इस तरह से मिथिला की जो सांस्कृतिक विरासत है वो हम मुख्यतः 3 रूप में तो देखते ही हैं। एक तो लोगों के अपने आंतरिक विचार के रूप में, पुस्तक के रूप में, चित्र के रूप में, और देव पूजा स्थल आदि के रूप में। और उसका प्रभाव यह होता है कि मिथिला अभी भी सुखी संपन्न है। यहाँ जो है सो माना जाता है कि भारत में प्राचीन 4 दर्शन है, 6 दर्शन है, सांख्य योग मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक। उसमें सांख्य जो के प्रवर्तक कपिल मुनि मिथिला के ही थे, बाद में गंगा सागर तीर चले गए, जिनके नाम पर अभी भी कपिलेश्वर स्थान है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक यही आए थे गौतम जी, वो भी अभी यहाँ अलिया स्थान के पास उनका स्थान माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के कर्णाद का भी स्थल यही माना जाता है। जैमिनी दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का भी यही स्थल माना जाता है। तो 4 दर्शनों में न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और सांख्य, इन 4 दर्शनों का प्रादुर्भाव स्थल यही पर है। याज्ञवल्क्य जी, जिन्होंने भगवान सूर्य से वेदारण्योपनिषद का की प्राप्ति की थी और शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति की थी, वो भी मिथिला के ही थे। इन सब के जो विचार हैं वही तो सांस्कृतिक विरासत है हम लोगों के पास। उस सांस्कृतिक विरासत के बल से यह मिथिला शुरू से ही समृद्ध रही है। जहाँ कहीं भी जाइए तो मिथिला के दर्शन के लिए लोग ललायित रहते हैं। यह सांस्कृतिक विरासत केवल मिथिला में नहीं रहनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में यदि हो तो आज जो हम लोग देखते हैं, जो विश्व की हम समझते हैं जो कि 60 से 70% जो साधन है उसका खर्च हम लोग देख रहे हैं अस्त्र शस्त्र में जा रहा है। जबकि उसको मानवीय संस्कृति के सुधार के लिए किया जाए तो कोई किसी से परस्पर जो है विद्रोह ही नहीं होगा, विरोध ही नहीं होगा, अस्त्र की कोई जरूरत ही नहीं होगी। जगह जगह पर खुलेंगे अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे अच्छे मंदिर, अच्छे अच्छे पुस्तकालय, रोड अच्छे रहेंगे, हमारी अस्पताल अच्छे होंगे, लोगों में परस्पर आचार विचार होता रहेगा। संपूर्ण पृथ्वी जो है यदि मिथिला के सांस्कृतिक विरासत को अपनावे तो संपूर्ण विश्व में आज जो हथियार की होड़ लगी है, हम लोग भी देखते हैं कि राफेल मंगाए, हम लोग की लाचारी हो गई है, ये नहीं मंगाएंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो यह सब की जरूरत क्या है? यदि मिथिला के सांस्कृतिक विरासत का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हो तो हम समझते हैं हमारे विश्व का जो भी साधन है उसका सही साधन मानव के विकास में लगेगा, न कि मानव के विनाश में लगेगा। इसलिए इस तरह का आयोजन
आप लोगों के द्वारा होते रहना चाहिए, प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए। यह केवल यहीं पर नहीं, जैसे कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छी संस्था का निर्माण किया है, विराट हिंदुस्तान संगम का। वास्तव में हिंदुस्तान एक राष्ट्र का, एक जगह का नाम नहीं होना चाहिए, एक संपूर्ण विश्व में हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत होनी चाहिए। और यह कभी भी हिंदुस्तान जो है सो जमीन के लिए लड़ाई किया ही नहीं है। जब किया है तो नहीं आप मनुष्य बनिए। रामचंद्र जी ने अयोध्या पर, रामचंद्र जी अयोध्या पे जाके सीता जी के लिए लंका में युद्ध, लेकिन क्या उसकी एक इंची जमीन भी भारत ने नहीं ली। वहां के राजा किसको बना दिया? विभीषण को बना दिया। इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। क्या उसमें एक इंची भी भारत ने भूमि ली? जबकि भारत की अहम भूमिका थी उस युद्ध में, लेकिन फिर भी उसने एक इंची भी नहीं ली। भारत यही चाहता है, भारत की यही इच्छा है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व जो है सो एक कुटुंब के समान हो, सभी सुखी संपन्न हो। यह भावना हमारी मिथिला की विरासत है, मिथिला की सांस्कृतिक विरासत है। सांस्कृतिक विरासत का यदि विकास होगा तो संपूर्ण विश्व का पर्यावरण में केवल वातावरण नहीं, परस्पर लोगों में सद्भाव, लोगों में एकता, लोगों का शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक विकास, यह सब पर्यावरण माता है। इन सब का विकास होगा, इससे विश्व का कल्याण होगा। हम लोगों की जो है जत्र विश्वं भवत्येक नीडम, कहा जाता है कि हम, हमारे वेद की वाणी है, क्योंकि संपूर्ण विश्व एक घोंसला है। उस घोंसला में हम लोग, उसमें रहने वाले एक पक्षी हैं, पक्षी के समान है। जैसे पक्षी के 4, 5, 6 बच्चे एक ही घोंसला में रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व एक घोंसला है। विश्व में सभी मानव हम एक साथ रहे, वह तभी रह सकता है जबकि मिथिला की संस्कृति का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हो, कोई किसी का अतिक्रमण नहीं करे, सबका जो भूखा है उसको भी भरपेट भोजन मिले, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। तभी हम कह सकते हैं माता भूमि पुत्रोहं पृथिव्या, माता हमारी भूमि है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। जब पृथ्वी के पुत्र हैं तो उसमें कला क्या, उसमें जो है सो एकता की भावना क्यों नहीं रखी जाए, जिससे सबों का कल्याण हो। यही हमारी मिथिला की सांस्कृतिक विरासत है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक बड़ी कल्पना की है, विराट हिंदुस्तान संगम के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होगा तो यह केवल भारत का की चीज नहीं है, यह विश्व की चीज है। ऐसे संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। इस तरह के आयोजनकर्ताओं को, बिहार के संयोजक हमारे देवेंद्र बाबू को, मुख्य वक्ता टुनटुन झा, अचल झा जी को, सदानंद चौधरी जी को, सबों को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम। इस तरह का आयोजन बार बार होता रहे, यही हमारी शुभकामना है। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपना कथन यहीं पर संपन्न करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर पुरंजय कुमार जी, लामा इकबाल कॉलेज बिहार से हैं, उन्हें मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। डॉक्टर पुरंजय कुमार जी। विराट हिंदुस्तान संगम के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके निर्देशन में आज 22वीं वेब मीटिंग का आयोजन किया गया। आज के इस मीटिंग के अध्यक्ष संस्कृत विभाग के विद्वान प्रोफेसर सुरेश्वर झा जी, संकायाध्यक्ष व्याकरण एवं साहित्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस मीटिंग में प्रदान किया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर टुनटुन झा सर, पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जितनी सरलता से मिथिला की संस्कृति के बारे में बताया। संयोजक डॉक्टर सदानंद चौधरी सर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस मीटिंग में प्रदान किया। विराट हिंदुस्तान संगम के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर पारस राय सर को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्रत्येक मीटिंग में अपना ज्ञान देने का कार्य किए। संचालक के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर,
को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मीटिंग का सफलतापूर्वक संचालन किया। विराट हिंदू संगम के सभी साथी रितेश जी, वेद प्रकाश जी, आशीष जी एवं अन्य सभी सहभागियों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मीटिंग में अपना बहुमूल्य समय आज प्रदान करने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को प्रणाम।